Hello everyone. So in today's video our topic is REST API और you can say RESTful API. तो हमारे पास बेसिक 3 टास्क हैं कि हमें समझना है REST API क्या होता है, हमें किसी पब्लिक API से डेटा को फेच करना है और उसका डेटा को वेब पेज पर डिस्प्ले करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि REST API क्या होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसे बहुत ओवर हाइप किया जाता है कि REST APIs आर डिफिकल्ट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। आइए समझते हैं। रेस्ट एपीआई स्टैंड करता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर पे। तो समझते ही होता क्या है। एक्चुअली ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आप एपीआई डिज़ाइन कैसे करोगे या फिर आप सर्वर के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे। और जो भी एपीआई रेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है उसे हम रेस्टफुल एपीआई कहते हैं या फिर रेस्ट एपीआई कहते हैं। क्या है ये? एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जो हम एपीआई डिजाइनिंग के समय ध्यान में रखेंगे। और ऐसी एपीआई जो रेस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं उन्हें हम रेस्टफुल एपीआई कहते हैं। तो अब हम देखेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं या फिर कौन सी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिनकी हेल्प से हमारी एपीआई जो है वो रेस्टफुल एपीआई बन सकती है। तो पहला पॉइंट है कि क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। आइए इसको समझते हैं। क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी सर्वर को टू फेच सम डेटा, बट वो रिक्वेस्ट एक प्रॉपर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में होगी। मतलब अगर सर्वर के पास यूजर्स का डेटा है इस एंड पॉइंट पे, ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है, ये प्रोटोकॉल, ये उसका आईपी एड्रेस, ये हो गया पोर्ट नंबर और ये हो गया स्लैश यूजर्स का एंड पॉइंट जहां से यूजर्स का डेटा फेच होगा। अब क्या क्लाइंट स्लैश यूजर यूएसआर पे यूजर का डेटा फेच कर सकता है? जी नहीं। क्लाइंट को अगर यूजर्स का डेटा फेच करना है तो उसे वही एब्सोल्यूट एंड पॉइंट पे फेच फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि वो उस डेटा को फेच कर सके। वो यहाँ पे इस यूआरएल को चेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकता दैट वो यहाँ पे यूजर लगा दे, यूएसईआर लगा दे। क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी प्रॉपर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कि उसे जो एपीआई मिली है उसे उसी के हिसाब से रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसे डेटा नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि जो हम क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा वो प्रॉपर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से सेंड करेगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि सर्वर चेक्स फॉर ऑथेंटिकेशन। आइए इसका मतलब समझते हैं कि जब क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वर को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी हमारा क्लाइंट है क्या वो भाई ऑथराइज्ड है उस यूजर्स को एक्सेस करने के लिए कि नहीं। मीन टू से यहाँ पे अगर एक और क्लाइंट है और उसके पास एक्सेस नहीं है यूजर्स को फेच करने का, तो अगर आप इस एपीआई पे फेच कर लेता है तो आपको आप वही डेटा उसको भी दे दोगे। बट हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट पे कि जो रिक्वेस्ट सर्वर पे आ रही है क्या वो ऑथराइज्ड है कि नहीं। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट। मीन टू से क्लाइंट जो जो रिक्वेस्ट सर्वर पे करेगा उसे हर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा और उसके बदले कोई रिस्पॉन्स उसे सेंड करना पड़ेगा। क्लाइंट जब सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा तो उस रिक्वेस्ट के बिहाइंड में जो फंक्शन होगा, कंट्रोलर फंक्शन, वो उसे प्रोसेस करेगा। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। सो अवर लास्ट पॉइंट इज सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स विद सक्सेस, फेलियर एंड डेटा। तो उसका ये मतलब है कि हर रिक्वेस्ट के बदले सर्वर को रिस्पॉन्स में डेटा सेंड करना पड़ेगा। बट सर्वर कैन नॉट जस्ट सेंड ओनली डेटा। सर्वर को डेटा के साथ सेंड करना पड़ेगा स्टेटस कोड। स्टेटस कोड लाइक 200 और 500 वॉट एवर, जो भी प्रोसेस का आउटकम होता है उस हिसाब से उसे स्टेटस कोड सेंड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ उसे अगर कोई एरर आती है तो उस हिसाब से एरर मैसेज सेंड करना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्स में बस डेटा ही नहीं भेज देना है, आपको उसके साथ साथ स्टेटस कोड या फिर एरर मैसेज अगर कुछ आता है तो आपको वो हर चीज़ सर्वर से सेंड करनी पड़ेगी क्लाइंट को ताकि उसे पता चले कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी है। इसके साथ साथ कुछ हमारे एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, एचटीटीपी मेथड्स जिन्हें हमें फॉलो करना होता है स्ट्रिक्टली, लाइक गेट मेथड, पोस्ट मेथड,
पुट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, ये बेसिक मेथड्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है एपीआई मेकिंग के टाइम पे, कि अगर आपको किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी रिसोर्स को फेच करना है या फिर गेट करना है तो आप गेट मेथड का यूज़ करोगे, या फिर अगर आपको सर्वर पे कुछ भी पोस्ट करना है, कुछ सेंड करना है डेटा, तो आप पोस्ट मेथड का यूज़ करोगे। एंड सिमिलरली पुट मेथड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सर्वर पर कोई भी फाइल अपलोड करनी होती है। एंड पैच मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। सिमिलरली डिलीट तो आप लोग समझ ही रहे होगे कि हमें कोई भी सर्वर से चीज़ डिलीट करनी है तो हम लोग डिलीट का यूज़ करेंगे। सो हमें जो HTTP मेथड जिस फंक्शनैलिटी के लिए बनाए गए हैं, हमें स्पेसिफिकली उसी HTTP मेथड को उस काम के लिए यूज़ करना है। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाती हैं कि हमें रेस्टफुल आर्किटेक्चर किस तरह फॉलो करना है। क्लाइंट नीड्स टू सेंड द रिक्वेस्ट, सर्वर हैज़ टू ऑथेंटिकेट इट, उसे हर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसेसिंग होगी रिक्वेस्ट की। देन सर्वर रिस्पॉन्स को सेंड करेगा विद स्टेटस कोड, एरर स्टेटस और रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड है। तो अभी हम किसी पब्लिक एपीआई से डेटा को फेच करेंगे और उसे वेब पेज पर डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी फोल्डर में VS कोड को ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो बिफोर स्टार्टिंग द Node.js प्रोजेक्ट, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, npm init। चलिए, अब हम npm init जब करेंगे तो ये हमसे प्रोजेक्ट की बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मांगता है, जैसे पैकेज नेम। अगर मैं पैकेज नेम को नहीं डालता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे फ़ोल्डर के नाम पे ही ले लेगा, क्योंकि फ़ोल्डर का नाम टेस्ट है तो वो उसे टेस्ट कंसीडर करेगा। अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, टेस्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस। ओके, अब जब हमने इनसे कंटिन्यू किया तो यहाँ पे एक फाइल बन गई package.json। हमने इसमें देखा तो इसमें तो वो हर चीज़ होगी, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, मेन, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्शन और ऑथर नेम हम लोगों ने स्किप कर दिया था तो वो इसमें नहीं आया। खैर, पैकेट.json में हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अब हम लोग जल्दी से index.js फाइल बना लेंगे। और बट बिना फ्रेमवर्क के तो हम लोग कोई भी गेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ना ही फेच कर सकते हैं डेटा। तो हम यहाँ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस npm i, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सप्रेस, आप npm इंस्टॉल एक्सप्रेस भी कर सकते हो, दोनों सेम वर्क करते हैं। जब कोई भी पैकेज इंस्टॉल होगा तो उसका सारा कोड एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाएगा। इसे देखते हैं, इसके अंदर वो सारे कोड कॉन्फ़िगरेशंस जाते हैं जो भी पैकेज आप डाउनलोड करते हो। तो हम लोग जल्दी से index.js फाइल में आ जाते हैं और हम लोग एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं। const express and we will require our express। अब एक्सप्रेस ऐप का हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे, const app is express। इससे क्या होगा, एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ हमें सर्वर पे गेट रिक्वेस्ट करनी है और डेटा फेच करना है। देन यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे और इस गेट फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। पहला होगा वो एंड पॉइंट जिस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैं स्लैश टू डूज डाल देता हूँ और इसके साथ आएगा एक कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैं इसे एज अ एरो फंक्शन ट्रीट कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्ट डेटा, बट वेयर इज द डेटा, हम लोग डेटा कहाँ से फेच करेंगे, वेयर इज द पब्लिक एपीआई। तो बहुत फेमस पब्लिक एपीआई एग्जिस्ट करती है, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर। इसके अलावा आप डेटा को मोकारो.com से भी ले सकते हो, मोकारो। ओके, यहाँ पे आप डमी डेटा क्रिएट कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से, बट फॉर नाउ हम अपना डेटा जेसन प्लेस होल्डर से लेते थे। हम इस एंड पॉइंट को फेच करते हैं, देन वी विल पेस्ट इट ओवर हियर।
अभी हम देखते हैं कि हमने वहां से क्या कॉपी किया। fetch from this URL and then response is equal to response.json। इसका ये मतलब है, ये fetch फंक्शन क्या कर रहा है, इस URL से डेटा को fetch कर रहा है, then जो रिस्पॉन्स उसे मिलता है उसे वो जेसन में कन्वर्ट करता है। इतना करने के बाद वो सारा डेटा इस डेटा वाले वेरिएबल के अंदर डंप कर देता है या स्टोर कर देता है। अब हमें इस डेटा का क्या करना है, हमें इस डेटा को एज अ रिस्पॉन्स सेंड करना है। सो वी विल यूज response.json एंड वी विल पास द डेटा। तो क्या हो गया, इतना करने से चल जाएगा? नहीं, आपको इस एप्लीकेशन को लिसन कराना पड़ेगा किसी पोर्ट पर। सो वी विल यूज app.listen और इस लिसन फंक्शन के अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। पहला, पोर्ट, जिस भी पोर्ट पर आप अपना सर्वर को लिसन कराना चाहते हो या रन कराना चाहते हो, इसके साथ पास होता है एक कॉल बैक फंक्शन। ये ऑप्शनल होता है बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसे रन करा लो, जिससे हमें एटलीस्ट इंश्योर हो जाता है कि हमारा सर्वर चल गया है। एक सिंपल लॉग है इसमें जिसमें सर्वर इज रनिंग लिखा है, सर्वर इज रनिंग। ओके, स्किप द स्पेलिंग्स, राइट। अब हमें जब इसे रन कराना है तो we will use node index.js is the current file name। चलिए देखते हैं क्या आता है। Oh, server is running, so we will open our browser and go to localhost 3000 slash todos, but कुछ भी नहीं आया। क्यों? प्रोग्राम तो सही चल रहा है। तो हो क्या रहा है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो बहुत पहले ही सेंड हो जा रहा है, इससे पहले कि डेटा फेच हो रहा है। समझिएगा, ये फेच फंक्शन क्या कर रहा है, ये यहाँ से जब तक डेटा फेच कर रहा है उससे पहले ये रिस्पॉन्स सेंड हो जा रहा है। तो जब हम किसी एपीआई से डेटा को फेच करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम तो लगता है ना भाई। तो इससे पहले कि वो रिस्पॉन्स में डेटा आए, वो डेटा ऑलरेडी सेंड हो जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये आप एक नई चीज़ समझोगे यहाँ, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो हम इसे जल्दी से यहाँ रिजॉल्व करते हैं। अवेट माय बैड, वी विल ऐड async एंड अवेट हैंडलर। इससे क्या होगा कि जब तक इस एपीआई से डेटा यहाँ तक आ नहीं जाता, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे नहीं जाएगा। सो हम प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं। ओके, माय बैड, नोड index.js। आइए सर्वर पर देखते हैं क्या सर्वर चल गया। नो, सर्वर इज नॉट इन, या इट इज रनिंग। अब हम इसे रीलोड करेंगे एंड वी आर गेटिंग द डेटा, राइट। गुड। तो अगर हम इस यूआरएल को हल्का सा चेंज कर देते हैं तो देखते हैं कि क्या चेंज आता है। लाइक इफ वी रिमूव दिस आईडी और वन फ्रॉम दिस, और अगर हम इसे रीस्टार्ट करते हैं नोड index.js, तो अगर हम ब्राउजर पे देखते हैं तो इसे रीलोड करके वी आर गेटिंग द ओवरऑल टू डू डेटा। सो दिस वाज द बेसिक यूटिलिटी कि आप कैसे किसी भी पब्लिक एपीआई से डेटा को फेच कर सकते हो और उसे डिस्प्ले करा सकते हो। थैंक यू सो मच।